जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखो, आज की इस क्लास में हम लोग डीपीएसपी के बारे में देखेंगे। डीपीएसपी जो है ये भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 51 तक दिए गए हैं। तो आज हम लोग डीपीएसपी के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका भारतीय संविधान के अंदर ओरिजिन कैसे आया, यानी कि भारतीय संविधान में इनका अस्तित्व कैसे आया। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हर वर्ग को काम करने के लिए एक एक उप समिति का निर्माण किया जाता है, बहुत सारी सब कमेटीज का निर्माण किया जाता है। तो जेबी कृपलानी के अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का निर्माण किया जाता है जो कि मूल अधिकारों का निर्माण करेगी। देखो दोस्तों, मूल अधिकारों की एक उप समिति निर्माण की जाती है जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे वो मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब देखो दोस्तों, जो मूल अधिकारों की उप समिति थी उन लोगों ने क्या किया कि मूल अधिकार बहुत सारे संख्या में निर्माण कर दिए। अब मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि राज्य जो है हर व्यक्ति को प्रोवाइड करेगा। तो जेबी कृपलानी के द्वारा इतने सारे मूल अधिकार बना दिए गए जो हमारा राज्य उस वक्त प्रोवाइड करने में बिल्कुल ही असक्षम था। जो हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त की, जो हमारी पार्लियामेंट थी, जो हमारी लोकल अथॉरिटीज थी, वो इतने मूल अधिकार बना दिए गए कि वो दे नहीं सकती थी। कारण यह है कि हमारा जो राज्य था उस वक्त गरीबी के अंदर जी रहा था, हम उस वक्त पॉवर्टी के अंदर आया करते थे। हमारे यहाँ पर बेसिकली बैकवर्डनेस फैली हुई थी, यानी कि हम लोग पिछड़े हुए थे उस वक्त। जब 1950 में संविधान लागू होता है तो हमारा राज्य जो है वो मूल अधिकारों को प्रोवाइड नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो गरीब था, हमारे जो लोग थे यहाँ पर वो बैकवर्ड हुआ करते थे। तो इसी की वजह से हमारा जो राज्य है वो पूरे के पूरे मूल अधिकार प्रोवाइड नहीं कर सकता था। अब समस्या आ जाती, जेबी कृपलानी के द्वारा ये जो मूल अधिकार की उप समिति बनाई गई थी, ये लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो देश है इनको ये सारे के सारे मूल अधिकार प्रोवाइड करने जरूरी है, तभी तो जाकर के देश का विकास होगा, तभी तो जाकर के देश जो है ये पूरा दोबारा से यानी कि पूरी दुनिया पे राज करेगा। तो इनके द्वारा बोला जाता है, यानी कि इस बात के ऊपर बहुत सारी बहस होने लगती है। तब जाकर के बीएन राव आते हैं। बीएन राव जो है उनके द्वारा बोला जाता है कि भाई मूल अधिकारों को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक तो हो जाएगा पार्ट 3 में रख देंगे और एक रख देंगे पार्ट 4 के अंदर। तो उन्होंने बोला कि भाई जब पार्ट 3 और पार्ट 4 में जब मूल अधिकार को ही रखते हो तो एक में क्यों न रख दो, पार्ट 3 में ही रख दो इनको। तो उन्होंने बोला कि भाई फर्क होगा इनमें। पार्ट 3 में वो मूल अधिकार रख देंगे जो कि राज्य अभी देने में सक्षम है, यानी कि जो हमारी स्टेट है वो आज प्रोवाइड करने में कैपेबल है, वो मूल अधिकार किस में रख देंगे? पार्ट 3 में रख देंगे। तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं 12 से 35 तक। तो ये तो वो फंडामेंटल राइट रख देंगे पार्ट 3 में जो हमारी स्टेट आज प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन पार्ट 4 में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे फंडामेंटल राइट रख देंगे जैसे जैसे हमारी जो सरकार है, जैसे जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, स्टेट लेजिस्लेचर जैसे जैसे सक्षम होती जाएगी, जैसे जैसे ये अमीर होंगे यहाँ पर, जब बैकवर्ड की बजाय जब यहाँ पर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये जो राज्य है ये चीजें इनको प्रोवाइड कर देगा। तो पार्ट 4 में कौन सी चीजें रखी जाती है? यानी कि जो राज्य की शक्ति बढ़ेगी, तो यानी कि शक्ति के साथ में बढ़ने के बाद में जो प्रोवाइड किए जाएंगे उनको पार्ट 4 में रख दिया जाता है। देखो दोस्तों, क्या है बताया अभी तक, डीपीएसपी का संविधान में ओरिजिन कहां से आया? ओरिजिन आया है जेबी कृपलानी की लीडरशिप के अंदर, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता के अंदर एक मूल अधिकार की उप समिति का निर्माण किया जाता है। मूल अधिकारों की उप समिति का जो निर्माण किया जाता है ये बहुत सारे फंडामेंटल राइट बना देती है। और फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जो कि राज्य को प्रोवाइड करने होंगे। लेकिन हमारा राज्य उस वक्त गरीब हुआ करता था, हमारा राज्य उस वक्त बेसिकली कमजोर था, हमारे यहाँ के जो लोग थे वो बैकवर्ड हुआ करते थे, तो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं कर सकता था। तो उस वक्त हमारी संविधान सभा के एक व्यक्ति आते हैं बीएन राव, और बीएन राव ने क्या बोला कि ये जो मूल अधिकार है इनको दो भागों में बांट दिया जाए, एक को तो रख दिया जाए पार्ट 3 में और एक को रख दिया जाए पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 3 में तो वो मूल अधिकार रखे जाएंगे जो कि राज्य को जैसे ही संविधान लागू होगा तुरंत प्रोवाइड करने होंगे,
और पार्ट 4 में वो मूल अधिकार होंगे जैसे जैसे राज्य अमीर होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा राज्य सक्षम होता जाएगा, वो मूल अधिकार ये जो पार्ट 4 के उनको किस में ट्रांसफर करता जाएगा, पार्ट 3 के अंदर ट्रांसफर करता जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये जो पार्ट 4 के अंदर जो मूल अधिकार होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देखो दोस्तों, डीपीएसपी जो है, हाँ आप लोग एक चीज ये देखिएगा, जब हमारे यहाँ पर उप समितियों का निर्माण किया जाता है तो इन उप समितियों के द्वारा पूरे दुनिया का जो संविधान है उसको पढ़ा जाता है कि भाई अमेरिका का संविधान भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रिटेन का संविधान भी पढ़ रहे हैं, जापान का संविधान कैसा है, फ्रांस का संविधान कैसा है, और वहां पे जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको हम लोग यहाँ पर भारत में ला करके अपने संविधान में जोड़ रहे थे। तो ये जो डीपीएसपी है, ये भारतीय संविधान की जो उप समिति थी वो कहाँ से लेके आई थी, तो हम लोगों ने डीपीएसपी का जो प्रावधान था वो कहाँ से सीखा, वो हमने सीखा था दोस्तों आयरलैंड जो है वहां के संविधान से ये डीपीएसपी का कंसेप्ट अपना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से उठाया, तो आयरलैंड से। अब देखो, आयरलैंड ने क्या शुरुआत में डीपीएसपी अपने आप ही बनाया था? नहीं, आयरलैंड ने कहां से सीखा था? उसने सीखा था स्पेन से। देखो दोस्तों, डीपीएसपी भारत ने कहां से सीखा? आयरलैंड से। आयरलैंड की नजर करके हम लोगों ने डीपीएसपी बनाए थे। और आयरलैंड ने कहां से नजर बेसिकली वहां से किसकी चोरी की थी? तो स्पेन को देखकर। अब देखो दोस्तों, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सवाल ये उठेगा कि भाई भारत सीधा स्पेन से क्यों नहीं सीख लेता, आयरलैंड को बीच में क्यों लिया? तो देखो, कोई भी चीज जब कोई व्यक्ति किसी से देख करके अपनी बनाता है तो सेम टू बनाएगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरीन तरीके से करेगा। तो स्पेन के जो डीपीएसपी थे वो इतने ज्यादा खास नहीं थे जितने कि आयरलैंड के थे। आयरलैंड ने बेसिकली एक आइडिया तो ले लिया स्पेन से, लेकिन स्पेन के जो डीपीएसपी थे उनसे भी ज्यादा प्रावधान किस में थे? आयरलैंड में। और हम लोगों ने क्या किया कि आयरलैंड के जो डीपीएसपी थे उनसे भी बेहतर, उनसे भी अच्छे डीपीएसपी का निर्माण किया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी का भारत में ओरिजिन कहां से आता है, डीपीएसपी को भारत के संविधान में कहां से शामिल किया जाता है। डीपीएसपी जो है दोस्तों, इनको बेसिकली क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सरकार को दिशा निर्देश करेंगे कि आप लोगों को क्या काम करना चाहिए। भाई ये तो सरकार हम लोगों को प्रोवाइड कर चुकी है, जो हमारा राज्य है वो बेसिकली हम लोगों को प्रोवाइड कर चुका है, लेकिन ये जो है ये सरकार को, ये जो राज्य को बेसिकली दिशा निर्देश करेंगे कि अभी आप लोगों के लिए ये काम बचा हुआ है। जो अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक जो हमारे डीपीएसपी है, ये सरकार को बेसिकली इसके अंदर ले जाने हैं। तो ये बेसिकली क्या बोला जाता है? डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने डीपीएसपी का जो बेसिक स्ट्रक्चर इसके बारे में समझ लिया। हम लोग अब आर्टिकल वाइज देखते हैं कि अनुच्छेद संख्या 36 में क्या बोला गया, अनुच्छेद संख्या 37 में क्या बोला गया। एक एक आर्टिकल वाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अनुच्छेद संख्या 36 के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 36। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 36 में जो है वो राज्य की परिभाषा की बात करता है, जो हमारा स्टेट है उसकी डेफिनेशन की बात करता है, यानी कि हमारा राज्य क्या होगा, स्टेट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन की बात करता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, राज्य क्या होता है। राज्य ही तो हम लोगों को डीपीएसपी प्रोवाइड करेगा, तो हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि स्टेट होता क्या है, राज्य होता क्या है। तो देखो दोस्तों, स्टेट में आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ डीपीएसपी प्रोवाइड करेगी। तो स्टेट में आप लोगों को ये चीजें देखनी है, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, वो किसके अंदर शामिल होता है? स्टेट के अंदर शामिल होता है। जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, जो हमारे राज्य की सरकार बेसिकली जहां पर काम करती है, वो क्या हो जाती है? स्टेट होती है। और ऐसे ही जो हमारी म्युनिसिपैलिटी होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो किसके अंदर आती है दोस्तों? स्टेट के अंदर आती है। अब क्या इसमें 3 ही चीजें शामिल होगी, पार्लियामेंट, स्टेट, लोकल अथॉरिटी। इसके बाद में शामिल करते हैं हम लोग ऐसी प्राइवेट संस्था जो कि सरकार का काम कर रही हो, ऐसी प्राइवेट अथॉरिटीज जो कि गवर्नमेंट का काम कर रही होती है, जो कि पार्लियामेंट, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज का काम कर रही होती है, उसको भी हम लोग किसके अंदर शामिल करते हैं? वो भी, उनको भी बेसिकली हम लोग इस स्टेट के अंदर शामिल करते हैं। जैसे कि प्राइवेट अथॉरिटी ओएनजीसी की बात की जाए, सेल की बात की जाए,
एम्स की बात कर ली जाए, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बीएचयू है, ये सब किसके अंदर शामिल हो जाते हैं दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 36 के अंदर शामिल हो जाता है। तो बेसिकली ये तो हम लोगों ने अनुच्छेद संख्या 12 जब पढ़ाया था, मूल अधिकार बताया था, तो उस वक्त इस चीज के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर ली थी। लेकिन यहाँ पर बेसिक तरीके से बता दिया कि भाई राज्य होता क्या है, हम लोगों को जो डीपीएसपी है वो प्रोवाइड कौन करेगा? तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और ऐसी प्राइवेट अथॉरिटीज जो कि गवर्नमेंट का काम करती है, शिक्षा देने का काम करती हो, स्वास्थ्य देने का काम करती हो, वो क्या हो जाती है? स्टेट हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद संख्या 37 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 37 आर्टिकल नंबर 37। अनुच्छेद संख्या 37 ये बात बोलता है दोस्तों कि हमारे डीपीएसपी जो है ये न्याय योग्य नहीं होंगे, यानी कि वाद विवाद योग्य नहीं होंगे। क्या? ये बेसिकली जस्टिसिएबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ पर हमने आपको बताया कि मूल अधिकार जो बनाए जाते हैं इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो हो जाते हैं फंडामेंटल राइट और एक कौन से हो जाते हैं? डीपीएसपी। दोस्तों फंडामेंटल राइट तो वो राइट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ही संविधान लागू होगा तो स्टेट उनको तुरंत तत्कालिक प्रभाव से लागू कर देगा, उनको प्रोवाइड करने होंगे फंडामेंटल राइट। लेकिन डीपीएसपी जो है जैसे जैसे राज्य मजबूत होगा वैसे वैसे प्रोवाइड करेगा, तो यानी कि इसमें समय लगने वाला है, तो एक तरीके से प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। अब जाकर के ये बात बोली जाती है कि यदि फंडामेंटल राइट स्टेट के द्वारा न प्रोवाइड किया जाए तो क्या होगा? तो हम लोग किसके पास में जा सकते हैं? जुडिशियरी के पास में जा सकते हैं। इसमें तो बेसिकली जब अनुच्छेद संख्या 32 बताया था फंडामेंटल राइट के लिए, तो उस वक्त ये बात बताई गई थी कि अनुच्छेद संख्या 32 के तहत में हम लोग सीधा किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के बचाव के लिए। लेकिन डीपीएसपी तो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पूरी तरीके से राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। राज्य जैसे जैसे मजबूत होगा तब जाकर के डीपीएसपी हमको मिलने वाले हैं। अब मान के चलो कि जो हमारे डीपीएसपी जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा यदि हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे तो हम लोग क्या कोर्ट के पास जा सकते हैं? तो अनुच्छेद संख्या 37 ये बात बोल देता है कि डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है, आप डीपीएसपी के बचाव के लिए कोर्ट के पास में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद संख्या 36 है वो तो बेसिकली स्टेट की परिभाषा बताता है, और अनुच्छेद संख्या 37 जो है ये बात बताता है कि डीपीएसपी हमारे न्याय योग्य नहीं होंगे, वाद विवाद योग्य नहीं होंगे, जस्टिसिएबल नहीं होने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 38 के बारे में, जहां से हमारे जो डीपीएसपी है वो एक तरीके से शुरुआत होते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, भी राज्य क्या होता है और ये न्याय योग्य नहीं होंगे, वाद विवाद योग्य नहीं होंगे। देखो आर्टिकल नंबर 38 अनुच्छेद संख्या 38 जो है ये बोलता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए। जो हमारा स्टेट है इसको बेसिकली कल्याणकारी होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर करते रहना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टेट है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसको बेसिकली लोगों को, पीपल्स जो है उनको रोजगार प्रोवाइड करना चाहिए। रोजगार प्रोवाइड होगा तो लोगों का कल्याण होगा। कैसे? देखो रोजगार जो है बेसिकली जो लोग हैं उनको भटकने से, जो हमारे युवा हैं उनको भटकने से रोकता है। यदि उनको रोजगार प्रोवाइड नहीं किया गया तो उनके पास में पैसा नहीं होगा, और जब उनके पास में पैसा नहीं होगा तो पैसा कमाने के लिए वो लोग चोरी चक्का करेंगे, वो लोग लुटेरे बन जाएंगे। तो युवाओं को उनके मार्ग से भटकने के रोकने के लिए उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि समाज का कल्याण होगा, जिससे कि राज्य लोगों का कल्याण कर सकता है। ऐसे यदि बात की जाए तो लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य। देखो दोस्तों यदि किसी को रोजगार दे भी दिया, यदि किसी को काम दे भी दिया, तो उसको बेसिकली शारीरिक रूप से तो ताकतवर होना चाहिए, शारीरिक रूप से तो मजबूत होना चाहिए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये बात बोला जाता है, राज्य से ये एक्सपेक्टेशन किया गया कि आपको हर जगह पर जहां पर भी लोग रह रहे हैं वहां पर आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देने चाहिए, सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास में पैसा न हो तो वो अपना इलाज करवा सके, फ्री में इलाज करवा पाएगा, तभी तो जाकर के रोजगार जो उसको काम मिला है तो वो काम कर पाएगा। तो बेसिकली रोजगार देने की बात की गई है, स्वास्थ्य देने की बात की गई है। फिर आता है दोस्तों हमारे पास में शिक्षा। किसी यदि राज्य को बेसिकली समाज का कल्याण करना है तो क्या प्रोवाइड कर सकती है? शिक्षा प्रोवाइड कर सकती है। शिक्षा से समाज का कल्याण कैसे होगा? देखो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर बच्चे होते हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी काम को करने की क्षमता। जो हमारे बच्चे हैं वो भविष्य में जाकर के डॉक्टर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। अब जब ये बच्चे जो है डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं? इंजीनियर बन सकते हैं।
तो इससे होगा क्या, समाज का विकास होगा। यदि वो साइंटिस्ट बन जाता है तो भारत का विकास नहीं होगा। साइंटिस्ट बनने के बाद में वो नई नई खोज करेगा, नई नई इन्वेंशन करेगा। जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने जब पढ़ाई लिखाई की तो वो साइंटिस्ट बनते हैं, उनके द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है, उनके द्वारा अलग अलग मिसाइलें बनाई जाती, तो हमारा जो भारतीय समाज है उसका विकास हुआ ना। आज हम लोग चाइना को बेसिकली टक्कर दे सकते हैं, पाकिस्तान जैसे देश को बेसिकली बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं, तो किसकी बदौलत? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को जब शिक्षा प्राप्त हुई, जब हमारे साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग परीक्षण किए गए, तब हमारी मिलिट्री मजबूत हुई। तो बेसिकली यहां पर बात की जाती है कि शिक्षा प्रोवाइड करोगे तभी तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तभी तो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, यानी कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी होगी। यदि डॉक्टर ही नहीं होंगे, यदि शिक्षा ही नहीं प्रोवाइड करोगे तो हॉस्पिटल में काम कौन करने वाला है? तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संभालने के लिए बच्चों को शिक्षित करना होगा जिससे कि वो डॉक्टर बन सके। बच्चों को बेसिकली पढ़ाना होगा जिससे कि वो साइंटिस्ट बन सके, जिससे कि हम लोग जब वो साइंटिस्ट बनेंगे तो नई नई इन्वेंशन करेंगे, जो हमारी जो बाउंड्रीज है उनको बेसिकली हम लोग सेव कर पाएंगे। और ऐसे ही होता है इंजीनियर। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट तो हमारी जो बाहरी सीमा है उनको बचाने में मदद करेंगे, डॉक्टर जो है वो लोगों को मजबूत, यानी कि लोगों की बेसिकली उनकी स्वास्थ्य को बेसिकली मजबूत करने में रखेंगे। और इंजीनियर जो है नई नई सड़क बनाएंगे, नई नई बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के आंतरिक विकास में कौन योगदान प्ले करने वाला है? इंजीनियर। तो ये क्या राज्य कल्याण कैसे कर सकता है? लोगों का शिक्षा प्रोवाइड कर सकता है, स्वास्थ्य रोजगार प्रोवाइड कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 39, यानी कि हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 39 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 39 क्या बोलता है? देखो, अनुच्छेद संख्या 39 ये बात बोलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको इस हिसाब से संचालन किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर समुदाय के व्यक्ति को बराबर उसका लाभ मिलना चाहिए। यानी कि बेसिकली अनुच्छेद संख्या 39 जो है ये अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर समानता की बात करता है, इक्वलिटी इन इकोनॉमी की बात करता है अनुच्छेद संख्या 39। इसका मतलब क्या है? आप लोग देख सकते हैं कि भारत के अंदर आज जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर समानता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में इतना पैसा है कि वो धर के भूल जाते हैं, यानी कि रख कर के भूल जाते हैं, और कुछ लोग बेचारे इतने गरीब हैं जो बेसिकली उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनको भोजन तक करने का पैसा नहीं, उनके पास में अपना इलाज करवाने तक पैसा नहीं। तो भारत के अंदर अर्थव्यवस्था में ऐसा मानता है। तो हमारा अनुच्छेद संख्या 39 क्या एक्सपेक्टेशन करता है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को यह बात बोलता है कि इकोनॉमी का इस हिसाब से संचालन किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास में समानता होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद संख्या 39 ये बात भी बोलता है दोस्तों कि यदि, यानी कि जो जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। देखो दोस्तों, ये बात बोलता है कि जो महिला है और पुरुष जो है, महिला और पुरुष यदि कोई काम करते हैं, मान के चलो महिला और पुरुष के द्वारा एक काम किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष को तो उसके लिए ज़्यादा वेतन दिया जाए और महिलाओं को उसके लिए कम वेतन दिया जाए। ये तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था में समानता की बात हो गई। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मान के चलो एक काम जो फिजिक्स, यदि मान के चलो टीचिंग का काम है, टीचिंग का यदि काम महिला कर रही है और पुरुष कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष को ज़्यादा पैसा दे दिया जाए, महिलाओं को पैसा कम दिया जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को ज़्यादा पैसा दे दिया जाए, पुरुषों को कम पैसा दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो होगा, उनकी जो ग्रेड है उनके आधार पर डिवीजन किया जा सकता है। मान के चलो टीचर को सेम पैसा देना है, तो एक तो पढ़ाता है यूकेजी के बच्चों को, एक पढ़ाता है बेसिकली फर्स्ट ग्रेड का टीचर, एक जो है बेसिकली 12th के बच्चों को पढ़ाता है, प्रोफेसर है। तो यूकेजी के टीचर को पढ़ाने वाला जो पढ़ाएगा उसको और 12th के टीचर को बेसिकली सेम पैसा दिया जाएगा। उनकी ग्रेड के आधार पर डिवीजन किया जा सकता है, लेकिन यदि वो सेम तरीके का काम कर रहे हैं तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप लोग देखते होंगे कि बॉलीवुड के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि महिलाएं जो है, वहाँ की जो एक्ट्रेस है, उनके द्वारा ये बात बोली जाती है कि जो मेल एक्टर है इनको तो ज़्यादा पैसा दिया जाता है और फीमेल एक्टर को बेसिकली कम पैसा दिया जाता है। यदि मान के चलो अनुच्छेद संख्या 39 को फंडामेंटल राइट बना दिया जाए तो बेसिकली अर्थव्यवस्था के अंदर समानता आ जाएगी और वो जो महिलाएं हैं वो बेसिकली जुडिशरी का सहायता ले पाएंगी। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो फीमेल जो है वो भी तो एक्टिंग ही करती है और जो मेल होता है वो भी एक्टिंग ही करता है। सेम तरीके से जब रोल प्ले करें तो उनको बराबर बेसिकली एक तरीके से जो इक्वल पैसा मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद संख्या 39 आपको समझ में आया? अब देखो दोस्तों, इसी में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 39 का ए, आर्टिकल नंबर 39 का ए।
अनुच्छेद संख्या 39 ये बात बोलता है कि अर्थव्यवस्था में समानता होनी चाहिए, और अनुच्छेद संख्या 39 का ए बोलता है कि न्याय की समानता होनी चाहिए। बेसिकली जो हमारी जुडिशरी है, इक्वलिटी जस्टिस, जस्टिस इक्वल होना चाहिए, न्याय में समानता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाई शोषण तो किसी का भी हो सकता है, जो गरीब होता है उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार होते हैं, अमीरों पे फिर भी कम अत्याचार होते हैं, अमीरों के घर कम जलाए जाते हैं क्योंकि वो चूना पत्थर के होते हैं, गरीब के घर ज़्यादा जलाए जाते हैं क्योंकि वो झोपड़ी के होते हैं। तो न्याय बेसिकली किन को ज़्यादा चाहिए? न्याय तो बेसिकली गरीबों को चाहिए, अमीरों के को तो बेसिकली उनका अत्याचार तो होता नहीं, इतना शोषण तो होता नहीं, और गरीब लोग हैं वो न्यायिक समानता ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर जो न्याय का जो तरीका है वो बेसिकली जुडिशरी हम लोगों को न्याय देगी। और जुडिशरी के अंदर यदि आपको अपना केस लड़ना है तो वकील को ले जाना होगा क्योंकि वकील वहां पर जरूरी है। किसी भी केस को कौन अच्छे तरीके से समझ पाएगा? वकील समझ पाएगा, उसकी 4-5 साल की तैयारी होती है। तो बेसिकली वकील जो है वो फीस लेता है और हाई फाई फीस ली जाती है बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर, और जब वो फीस है वो गरीब आदमी कहाँ से वो फीस दे पाएगा? यदि वो फीस देने की हिम्मत रखता तो उसका अत्याचार ही नहीं होता, उसके ऊपर शोषण ही नहीं होता। तो हमारा अनुच्छेद संख्या 39 ये बात बोलता है कि हर व्यक्ति को न्यायिक समानता मिलनी चाहिए, इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को ये बात बोला जाता है कि आप फ्री लीगल एडवाइस दीजिएगा। बेसिकली आप जो है एक वकील दीजिएगा, यही तरीका हो सकता है कि भाई आप वकील दे दीजिएगा, फ्री में वकील दे दीजिएगा। लेकिन दोस्तों वकील देना या न देना बेसिकली क्या है, राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। राज्य बोल देगा कि हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग वकील की फीस हम नहीं दे सकते, तो क्या होगा? जब वकील बेसिकली क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये है हमारा डीपीएसपी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद संख्या 39 और अनुच्छेद संख्या 39 का ए। अनुच्छेद संख्या 38 बोलता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए। कल्याण कैसे कर सकता है? जिसके हमने आपको कई तरीके बताए कि रोजगार दे सकता है, स्वास्थ्य फैसिलिटी बेहतरीन कर सकता है, शिक्षा प्रोवाइड कर सकता है, समाज के अंदर गरीबी उन्मूलन जैसी बेसिकली अलग अलग परियोजनाएं लेके आ सकता है, जैसे कि गांधी जी बेसिकली जैसे कि मनरेगा लेके आया जाता है रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। गाँव में नरेगा नाम की एक योजना चलती है जिससे कि लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है प्रतिवर्ष। अब ऐसे ही होता है अनुच्छेद संख्या 39 में अर्थव्यवस्था के अंदर समानता होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जो है हर वर्ग जो है, हर समुदाय है, उसको बेसिकली अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का पैसा मिलना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 39 जो है, 39 का ए जो है वो बेसिकली न्यायिक समानता की बात करता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 40 के बारे में, आर्टिकल नंबर 40 के बारे में। देखो दोस्तों आर्टिकल नंबर 40 जो है ये बेसिकली बात करता है कि भारत के अंदर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। किसकी बात करता है? ये बेसिकली बात करता है कि भारत के अंदर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का आइडिया जो था ये किसका था दोस्तों? ग्राम पंचायत का आइडिया था गांधी जी का। अब यहां पर आपको एक बात बताते हैं हम कि ये जो हमारे डीपीएसपी है ये किस लिए है कि देश का विकास होना चाहिए, देश जो है एक ऐसे स्तर पे जाए जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन हो। तो गांधी जी के भी कुछ आइडियाज थे, भीमराव अंबेडकर के भी कुछ आइडियाज थे, कुछ लिबरल लोग थे तो उनके भी कुछ आइडियाज हुआ करते थे, समाजवादी जो विचारधारा के लोग थे उनके भी कुछ आइडियाज थे। तो ऐसे देखो दोस्तों ये जो अनुच्छेद संख्या 40 जो है ये किसकी विचारधारा को प्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट करता है गांधी जी की विचारधारा को, गांधी जी की फिलोसफी को ये प्रेजेंट करता है। गांधी जी का ये मानना था कि भारत के अंदर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और अंबेडकर जी जो थे, अंबेडकर साहब जो थे वो बेसिकली गांधी जी का इस बात के ऊपर जमकर के विरोध करते हैं। अंबेडकर जी बोलते थे कि ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर गांधी जी बोलते थे कि भाई ग्राम पंचायत होनी चाहिए। कारण ये था कि गांधी जी तो ये बात बोलते थे कि भारत के अंदर 2 प्रकार की गवर्नमेंट तो आप लोगों ने बना दी, एक बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे देश का रिप्रेजेंट करेगी, एक बना दी स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि भाई जो विधायक होते हैं इनका ही मानना था कि विधायक जो है हर गांव के व्यक्ति से कैसे मिल पाएगा। भाई विधायक जो है वो बेसिकली 20, 30, 40, 50 गांव का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुना जाता है, वो हर गांव के हर व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा, और जब हर व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा तो हर गांव का विकास कैसे होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को ग्राम पंचायत बनानी चाहिए, इसलिए हम लोगों को लोकल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अंबेडकर जी का ये कहना था कि यदि हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट बनाई तो इससे कोई भी फायदा नहीं है। जो मुखिया होगा गांव का, जो म्युनिसिपैलिटी का बेसिकली चेयरमैन वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, वो बेसिकली भ्रष्टाचार को फैलाएंगे और इससे फायदा नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं
कि भाई भ्रष्टाचार फैलेगा, इतना तो हमें भी मालूम है, भ्रष्टाचार फैलेगा यदि लोकल गवर्नमेंट होगी। आप लोग देखते हैं कि आपके जो मुखिया वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, ये बेसिकली खूब कमाते हैं, तो क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार तो होगा, ये तो हम लोगों को भी मालूम है, लेकिन कभी तो ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो पूरे गांव का रिप्रेजेंट करेगा, कभी तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो ईमानदार होगा, जो असली मर्द होगा, तो वो असली मर्द आएगा, उसको तो मौका मिलेगा ताकि वो एक ग्राम का विकास करे। और जब भारत गांव का बेसिकली देश है, भारत क्या है, गांव का देश है, और जब गांव गांव का विकास होगा तब जाकर के भारत का विकास होगा। तो भारत के अनुच्छेद संख्या 40 में क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत की बात की गई है। गांधी जी का ये मानना था कि भारत में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो हमारा जब संविधान बना था उस वक्त इसको फंडामेंटल राइट में तो रखा नहीं गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट में, क्योंकि उस वक्त विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा था, अंबेडकर जी ने भी इसका बहुत ज्यादा जम करके विरोध किया था। तो उस वक्त इसको डीपीएसपी में रख दिया कि जैसे जैसे हमारी स्टेट जो राज्य चाहेगा, जहां पर जो लोग चाहेंगे वो लेके आ सकते हैं, और जो न चाहे वो न लेके आए। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसको हमारे राजस्थान में लागू किया गया था। राजस्थान का एक जिला होता है नागौर, राजस्थान का एक जिला है नागौर। नागौर में इसको सबसे पहले गांधी जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर 1959 को इसको बेसिकली सबसे पहले भारत के राज्य राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया जाता है। इसको 2 अक्टूबर को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि इस वक्त क्या होती है, गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर, और गांधी जी की आत्मा को शांति प्रोवाइड करने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले ग्राम पंचायत लागू की गई थी। इसके बाद में तो आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह पर ग्राम पंचायत को लागू किया जाता रहा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 41 के बारे में। देखो अनुच्छेद संख्या 41 जो है ये बेसिकली बात करता है पब्लिक असिस्टेंस के। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद संख्या 41 जो है ये बेसिकली पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। जो लोग हैं उनको बेसिकली कुछ राहत देने की बात करता है। कैसी राहत दे सकता है हमारा अनुच्छेद संख्या 41, क्या बोलता है ये कि राज्य को है वो लोग जो है उनको बेसिकली कुछ असिस्टेंस देना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, भाई जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, मान के चलो किसी को शिक्षा प्रोवाइड कर दी, पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद में भी बेरोजगार रह गया। जो व्यक्ति बेसिकली काम कर ही नहीं सकता है वो हो जाता है बेसिकली बुढ़ापा। और एक ऐसी स्थिति होती है जिस वक्त व्यक्ति काम नहीं कर सकता है वो होता है विकलांग। मान के चलो बेचारे कि किसी के दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं है, तो कैसे काम करेगा। तो जीवन जब उसको भगवान ने दे दिया तो उसका जीने का अधिकार तो है, और जीने के लिए क्या चाहिए, कुछ रिसोर्स चाहिए। और रिसोर्स कहाँ से आएंगे, पैसे से आएंगे। तो अनुच्छेद संख्या 41 ये बात बोलता है कि राज्य को जो पब्लिक है उसको असिस्टेंस देना चाहिए, उसको कुछ बेसिकली मदद देनी चाहिए। तो जो बेरोजगार लोग हैं इनको बेसिकली कुछ ना कुछ आप लोग देखते हैं कि भत्ता मिलता है, बेरोजगारी का भत्ता मिलता है। ग्रेजुएशन करने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत मिलता है ना, 2-2.5 हज़ार रुपये साल के होते हैं, ध्यान नहीं है हमें, लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो अनुच्छेद संख्या 41 के तहत में मिलता है। लेकिन देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 41 ये बात बोलता है कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन ये संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी गवर्नमेंट यदि चाहे तो भत्ता दे या न दे। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद ये हमारा डीपीएसपी है, क्या है, हमारा राज्य नीति निदेशक तत्व है। ऐसे ही क्या होता है, बुढ़ापा में आप लोग देखते हैं बुढ़ापा पेंशन मिलती है। जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है हर जगह पर ही मिलती है, खासकर जैसे कि यूपी में था, यूपी में योगी जी ने बुढ़ापा पेंशन को बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि ये उनको बंद कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि राज्य के ऊपर इसका बहुत भारी भरकम दबाव होता जा रहा है, हम लोग इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों ने बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि डीपीएसपी थी। यदि ये फंडामेंटल राइट होता तो इसको बेसिकली योगी जी के द्वारा बंद नहीं किया जाता, और यदि ये फंडामेंटल राइट होता तो लोग किसके पास में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट के पास में चले जाते, जुडिशरी के पास में चले जाते। और ये वाद विवाद योग्य तो थे ही नहीं, और वाद विवाद योग्य जब ये थे नहीं तो बेसिकली उन लोगों ने डायरेक्ट आकर के इसको बंद कर दिया। ऐसे ही जो दोस्तों जो विकलांग होते हैं इनको भी बेसिकली कुछ पेंशन दी जाती है। तो अनुच्छेद संख्या 41 जो है ये बेसिकली पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है, लोगों को कुछ राहत देने की बात करता है। जैसे कि जो बेरोजगार युवा हो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात करता है, जो हमारे बुढ़ापा आ जाए उनको बुढ़ापा पेंशन की, विकलांग पेंशन, ऐसे यदि किसी को कुछ फ्री में दिया जाता है तो वो बेसिकली किस में आ जाता है, अनुच्छेद संख्या 41 के अंदर आ जाता है। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 42 जो है ये बात करता है मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी रिलीफ। इसका मतलब होता है प्रसूति सहायता। प्रसूति का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो,
देखो दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट टीचर वगैरह होते हैं, जो भी सरकारी कार्यालय में काम करती जो महिलाएं, जब उनकी डिलीवरी होती, जब उनका बच्चा होता है, तो उनको बेसिकली 6 महीने की राहत दी जाती, 6 महीने के लिए उनको बेसिकली छुट्टी दी जाती। 6 महीने के उनको जब छुट्टी दी जाती है, तो 2 साल की होती है वो तो, लेकिन शुरुआत में वो बेसिकली 6 महीने की यदि वो छुट्टी लेते हैं तो वो क्या होता है, बेसिकली वो अपने बच्चे को यानी कि लालन पालन कर पाए। उस वक्त उनको तनख्वाह तो दी जाती है, लेकिन काम से उनकी छुट्टी कर दी जाती है। तो ये जो राहत है अनुच्छेद संख्या 42 बोलता है। कुछ लोगों को ये बात बोलना था कि भाई उनको बेसिकली यदि उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, उस वक्त जब उनका बच्चा होता है, यदि उनको पैसा नहीं दिया जाएगा तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा। घर परिवार चलाने के लिए वो बेसिकली जब हमारे अंडर में काम करते, जब वो सहयोग करते, जो गवर्नमेंट टीचर है उसकी कोई और सैलरी का तरीका थोड़ी होगा, वो तो भाई सरकारी जो स्कूल है उसके ऊपर ही तो डिपेंडेंट है। जब वो पूरे तरीके से न्योछावर है उस स्कूल के प्रति, पूरे तरीके से जब वो राज्य के प्रति न्योछावर है, तो राज्य की भी जब ये जिम्मेवारी बनती है कि जब उसके घर में यदि कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, यदि कुछ ऐसा अपने परिवार को यदि बढ़ाने के लिए यदि कोई उनके द्वारा कार्य किया जा रहा हो, तो बेसिकली मैटरनिटी रिलीफ दी जानी चाहिए, बेसिकली प्रसूति सहायता दी जानी चाहिए। ये जो टाइम पीरियड है हर राज्य के द्वारा अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग राज्य में ये बात बहस भी चलती रहती कि भाई सहायता दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। कई राज्य देती भी, कई राज्य नहीं भी देते। लेकिन ये अनुच्छेद संख्या 42 है, यदि देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो वो बेसिकली छुट्टी लेंगे, उनकी तनख्वाह जो है वो उस समय के लिए रोक दी जाती है। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर एक सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, हम दो हमारे दो। यानी कि यदि 2 बच्चे हैं, मान देखो राजस्थान के अंदर प्रसूति सहायता दी जाती है। राजस्थान में यदि कोई महिला बेसिकली पुलिस इंस्पेक्टर है, डॉक्टर है, यदि वो टीचर है, उसके जब तक 2 बच्चे होंगे, एक यदि पहला बच्चा हुआ तो भी प्रसूति सहायता दी जाएगी, दूसरा बच्चा हुआ तो भी दी जाएगी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है, और दोनों यदि लड़की हो जाती तो वो आगे जाकर के लाइन लगा देते हैं, और ये लाइन लगाते रहेंगे तो गवर्नमेंट तो इनको बेसिकली ऐसे ही पैसा देती रहेगी। तो इसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा ये बात बोला जाता है कि चाहे लड़की हो या लड़का, 2 के बाद में फुल स्टॉप लगाओ। यदि फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आपका जो प्रमोशन वगैरह वो भी रोक दिया जाएगा और मैटरनिटी रिलीफ भी नहीं दी जाएगी। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 42 समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 43 के बाद में आर्टिकल नंबर 43 के बारे में। देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 43 जो है ये बात करता है श्रमिकों के बारे में, जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके बारे में। ये बोलता है कि राज्य जो है, जो हमारा स्टेट है, वो कुछ ऐसे दशाओं का निर्माण करे, कुछ ऐसे कंडीशंस का निर्माण करे जिससे कि जो वर्कर है, जो उनका जो श्रमिक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन, जो उनका शोषण है, वो रुक सके। आप लोग देखते, ये देखिए अनुच्छेद संख्या 43 ये बात बोलता है कि राज्य को कुछ ऐसे दशाओं का निर्माण करना चाहिए, कुछ ऐसे कंडीशंस का निर्माण करना चाहिए जो बेसिकली वर्कर्स हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, जो उनका शोषण है वो समाप्त हो सके। यहाँ पर ही देखिएगा दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर होता है उसको बेसिकली एक तरीके से टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि भाई 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर दिल्ली से लेकर के गुजरात के अंदर ये सामान पहुँचाना है। और जब उसको 3 दिन का टाइम दे दिया जाता है, किसी जो व्यापारी होता है तो वो बेसिकली 3 दिन का समय दे देगा, तो ये बेचारा जब लेह से लेकर के गुजरात के अहमदाबाद तक 3 दिन में कैसे पहुंचाएगा। ये तो है नहीं कि भाई हवाई जहाज तुरंत पहुंच जाएगा, बाय रोड जाएगा तो टाइम लगेगा। और टाइम को बचाने के लिए 3 दिन के अंदर जब उसको करना है तो दिन और रात चलाता है, और जब वो दिन और रात चलाता है उसका बेसिकली स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसको बेसिकली अलग अलग बीमारियां हो जाएंगी। जब उसको बीमारियां हो जाएंगी तो वो व्यापारी उसको काम से निकाल देगा। उसको व्यापारी जब वो बीमार हो जाएगा तो उसको परिवार को थोड़ी ना संभालने वाला है। तो हमारा अनुच्छेद संख्या 43 ये बात बोलता है कि वो वर्कर बीमार न पड़े, उस व्यक्ति के यानी कि एक तरीके से शोषण हो रहा है, उस व्यक्ति के पास में और कोई तो रोजगार है नहीं, वो व्यापारी यदि उसको रोजगार दे रहा है तो उसको शोषण कर रहा है। क्यों ना यदि हमारी गवर्नमेंट ये बात बोल दे कि कोई भी व्यक्ति हो उसको बेसिकली 6 घंटे से ज्यादा ट्रक नहीं चलाना है, 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूल जो होती है उसके अंदर जो भी जैसे कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, कहीं पे भी देख लीजिएगा तो उनको बेसिकली 10-10 घंटे, 11-11, 12-12 घंटे बेसिकली काम में रगड़ा जाता है। जब उनका बेसिकली काम में रगड़ा जाता है तो उनका जो काम होता है उसके प्रति भी जो अट्रैक्शन होता है, जो काम से जो लगाव होता है वो भी टूट जाता है, और वो लोग बेसिकली उनका अत्याचार होता है। तो उस अत्याचार को रोकने के लिए ये बेसिकली बोलता है राज्य जो कुछ ऐसी शर्त बना दे, कुछ ऐसी कंडीशन बना दे जिससे कि श्रमिकों का शोषण समाप्त हो सके। आई बात आपको अनुच्छेद संख्या 43 समझ में। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 43A, आर्टिकल नंबर 43 का ए। देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 43A जो है
ये बात बोलता है कि जो व्यक्ति होते, जो श्रमिक होते हैं, देखो जो यानी कि कोई भी उद्योग है तो उद्योग के मैनेजमेंट में, जो हमारा कोई भी उद्योग होता है, जो किसी भी इंडस्ट्री है, उसको मैनेजमेंट करने के अंदर किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? जो वर्कर्स है इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये समझो कि मान के चलो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी उद्योग है, तो उसको कैसे चलाना चाहिए, इसके अंदर वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मान के चलो कि भाई यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर ये जो श्रमिक है, ये जो वर्कर्स हैं, बेसिकली पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, और 10 साल से जब ये इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री की सब चीज़ें जानते हैं। ये जो श्रमिक है, ये बेसिकली बाहर की जो जनता है, जो बाहर का पब्लिक है, ये जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि क्यों, कैसे हम लोग अपनी जो इंडस्ट्री है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये इन लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्लान होता है कि ऐसे ऐसे यदि किया जाए तो हमारी इंडस्ट्री, इसका डेवलपमेंट हो पाएगा, हमारा जो देश है इसका विकास हो पाएगा। तो ये बेसिकली जब इनका बोला जाता है कि अनुच्छेद संख्या 43 ये बोलता है कि जब ये जो इंडस्ट्री है इसकी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो, कोई भी इंडस्ट्री है, यदि कोई भी उद्योग है, तो उसको यदि रेगुलेट किया जाता है, उसको यदि चलाया जाता है, तो लोग जो है उनका बेसिकली मैनेजमेंट होना चाहिए, पॉलिसी के अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए, जो वर्कर्स हैं इनका मैनेजमेंट होना चाहिए, इनको बेसिकली ऐड किया जाना चाहिए, अनुच्छेद संख्या 43 ये बोलता है। लेकिन देखो ये बेसिकली जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर, उस राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो उनको मिलाती या नहीं मिलाती। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डीपीएसपी, ये तो है नहीं भी डीपीएसपी, ये जो मजदूर है जाकर के जुडिशरी के पास में झंडा फहराएंगे कि हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर जो कंपनी की पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें हम लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका डीपीएसपी आपका फंडामेंटल राइट थोड़ी है। तो आप लोगों को अनुच्छेद संख्या 41 बताया, अनुच्छेद संख्या 42 बताया, अनुच्छेद संख्या 43 जो है वो बोलता है कि राज्य जो है वो ऐसे कंडीशंस का निर्माण करे जिससे कि जो वर्कर है, जिससे जो श्रमिक है, उनका अत्याचार, उनका शोषण समाप्त हो सके। अनुच्छेद संख्या 43A जो है वो ये बात बोलता है कि जो वर्कर्स है उनका उद्योग के अंदर, उद्योग की जो पॉलिसीज वगैरह उनके अंदर, उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो नीतियाँ है, उनके अंदर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 42 जो है दोस्तों वो बेसिकली मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, और अनुच्छेद संख्या 41 जो है वो पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है, लोगों को कुछ राहत देने की बात करता है, बुढ़ापा पेंशन की बात करता है, विकलांग लोगों को पेंशन देने की बात करता है। अब हम लोग एक यूसीसी नाम का टॉपिक होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसी के बारे में अब हम लोग देखते हैं। देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 44 जो है ये बात करता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। क्या होता है? समान नागरिक संहिता। इसका मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, सिविल का मतलब होता है नागरिक, और कोड का मतलब होता है संहिता। हम लोग यूसीसी के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर दो प्रकार की चीज़ें होती है, यानी कि कोई भी यदि कानून है तो उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। यूसीसी को समझने के लिए यहाँ पर ये देखो कि यदि कोई भी कानून है उसको तो हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है सिविल कानून। क्या होता है? एक तो होता है सिविल कानून और एक होता है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल के जो कानून होते हैं वो तो होते हैं फौजदारी, और सिविल का मतलब क्या होता है? दीवानी। दीवानी वो दीवानी नहीं, ये होता है दीवानी, यानी कि जो घरेलू मैटर होते हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं? फौजदारी मैटर। क्रिमिनल में कौन से आते हैं? जैसे कि भाई कोई मर्डर से रिलेटेड काम हो जाएगा, कोई चोरी का यदि कोई काम हो, डकैती का यदि कोई केस हो जाएगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा? क्रिमिनल कोड के अंदर शामिल हो जाएगा। कोड बेसिकली किस में आ जाता है? क्रिमिनल कोड में। और लेकिन दोस्तों ये जो सिविल मामला होता है, जैसे कि जो दीवानी मुकदमे होते हैं, तो इसके अंदर आता है जैसे कि कोई फैमिली डिस्प्यूट हो जाए, फैमिली डिस्प्यूट हो जाए तो कि कौन से मैटर में आएगा? सिविल मैटर में आने वाला है। जैसे कि कोई विवाह से रिलेटेड यदि कोई कानून हो तो वो कौन सा कानून आ जाता है? सिविल कानून आ जाता है। कोई तलाक से रिलेटेड यदि कानून हो तो वो किस में आ जाता है? सिविल कानून आ जाता है। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे? सिविल कानून के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद संख्या 44 में, लेकिन यहाँ पर एक जो क्रिमिनल वाला है इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि अनुच्छेद संख्या 44 ये बात बोलता है कि जब समय आ जाए तो पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जाना चाहिए।
यानी कि जो सिविल के जो मामले हैं, फैमिली डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक पूरे देश के अंदर एक तरीके का कानून लागू कर दिया जाना चाहिए। पूरे देश भर में एक तरीके से विवाह का कानून होना चाहिए। यहाँ पर पूरे देश के अंदर तलाक होता है तो एक ही कानून के तरीके से तलाक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात क्या है, दिक्कत हो जाती है। जैसे कि बात की जाए तो हिंदू लोग हैं वो विवाह करते हैं तो कौन से तरीके से करते हैं, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल है, उसके नियम जो उनके अनुसार हिंदू लोग विवाह करते हैं। हिंदुओं का जो विवाह का तरीका वो अलग होता है। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने लॉ के हिसाब से, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से विवाह करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या बात बोलता है कि एक तरीके से विवाह के कानून होने चाहिए। यहाँ पर तलाक की बात की जाए दोस्तों, विवाह के यहाँ पर कानून ये भी है कि हिंदू लोग जो हैं वो तो सिर्फ एक पत्नी रख सकते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो बेसिकली शरीयत के कानून के हिसाब से 4 पत्नियां रख सकते हैं। तो ये तो भारत के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना भाई, कि एक व्यक्ति तो एक ही, जो हिंदू व्यक्ति है उसको तो एक पत्नी रखने का अधिकार है, और जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको 4 पत्नियां रखने का अधिकार है। तो यहाँ पर एक तो ये बात आ जाती है, एक तो यहाँ पर ये डिस्कशन आ जाता है। आपका जो तरीका है वो अलग रखो, थी कैसे 7 फेरे लेकर के विवाह करो, चाहे कुछ भी तरीके से विवाह करो, लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है, ये एक ही पत्नी रख सकता है कि 4 पत्नियां रख सकता है। तलाक की यदि बात की जाए दोस्तों, हिंदुओं का तलाक का अलग तरीका होता है। मुस्लिम लोग हैं वो 3 बार ये बात बोल देते हैं कि तलाक 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 तलाक, तो उनका तलाक हो जाता है। तो यहाँ पर तलाक के भी अलग तरीके हैं और विवाह के भी अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर ये बात बोली जाती है कि क्यों ना एक देश है तो एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए। इसी की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सी बात करता है कि जो सिविल मामले हैं उनके अंदर हर तरीके से एक ही कानून होना चाहिए। क्रिमिनल के सब एक ही कानून होते हैं। जो क्रिमिनल, यदि किसी ने, हिंदू ने यदि किसी एक मर्डर कर दिया और मुस्लिम ने यदि एक मर्डर कर दिया तो दोनों को सेम सजा मिलने वाली CRPC के तहत में। लेकिन यहाँ पर जो सिविल मामले होते हैं उनके अंदर दोनों के लिए अभी अलग कानून है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों UCC जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हमारी सरकारों का क्या स्टैंड है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं शाहबानो केस के बारे में। शाहबानो कौन थी तो इसके बारे में देखो। UCC को समझने के लिए एक केस होता है शाहबानो केस। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी। शाहबानो कौन थी? मुस्लिम महिला थी, 65 वर्ष की इनकी उम्र थी और ये 1985 का केस है दोस्तों। शाहबानो एक महिला थी, ये बेसिकली मुस्लिम महिला थी और ये मुस्लिम महिला का तलाक होता है। और जब इनका तलाक होता है तो बेसिकली यहाँ पर भारत के अंदर यदि महिला का तलाक हो जाए, यदि पुरुष महिला को तलाक देता है तो उसको बेसिकली कुछ भत्ता देना पड़ता है कि भाई आप अपना गुजारा करने के लिए गुजारा भत्ता देते हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बात बोलता है कि जब शाहबानो को, जब इनको तलाक दिया जाता है शाहबानो को इनके पति के द्वारा, तो यहाँ पर जो गुजारा भत्ता है वो नहीं दिया गया। गुजारा भत्ता जो है वो नहीं दिया जाता है शाहबानो को। शाहबानो पहुंच जाती है जुडिशरी के पास में कि भाई मेरे को बेसिकली गुजारा भत्ता तो मिलना चाहिए, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि भाई मेरे को फंडामेंटल राइट है, मेरे की ज़रूरत भी तो होती है। इन्होंने मुझे अब इस उम्र में जाकर के छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँ, किसी और से तो शादी कर नहीं सकते। और क्यों अपनाएगा कोई भी व्यक्ति? अब मुझे इस व्यक्ति ज़रूरत है रिसोर्सेज की, पैसों की तो आवश्यकता है, मैं मर थोड़ी ना जाऊँ, तो मुझे पैसों की आवश्यकता है। तो कहाँ चली जाती? जुडिशरी के पास में। और दोस्तों जुडिशरी का ये फैसला आता है कि इसका जो पति साहब है, कौन, इसके जो पति साहब है उनको ये गुजारा भत्ता देना होगा। और जब ये जुडिशरी के द्वारा जब ये फैसला आता है दोस्तों, तो इस वक्त जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उनके द्वारा कोर्ट का जो फैसला था उसका विरोध किया जाता है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग ये बात नहीं समझ रहे थे कि शाहबानो के ऊपर क्या बीत रही है, कि शाहबानो को इस उम्र में क्या करना चाहिए, शाहबानो कहाँ पे जाएगी बेचारी, इसको बेसिकली गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसके बारे में ये लोग नहीं सोचते। ये लोग सोचते हैं तो किसके बारे में कि भाई हमारा जो पर्सनल लॉ है, इनका जो बेसिकली इनका जो पर्सनल लॉ है, इनका जो बेसिकली खुद का कानून है शरीयत वगैरह का, तो उनके अंदर ये बात बोली गई कि यदि किसी महिला का तलाक हो जाए तो उसको पति गुजारा भत्ता नहीं देगा। तो ये लोग शाहबानो का विरोध करते हैं मुस्लिम लोग, और इनका जो पर्सनल लॉ है उसका समर्थन करते हैं। अब यहां पर हमारी सरकारों के बारे में देखते हैं, एक तो बीजेपी के बारे में देखते हैं और एक कांग्रेस के बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक होता है मुस्लिम लोग। कांग्रेस का मुस्लिम लोग जो है वो वोट बैंक होते हैं। और 1985 के अंदर एक केस आया था, फैसला आया था इसका। तो 1985 में किसकी सरकार थी? 1985 के अंदर हुआ करती थी राजीव गांधी की सरकार।
1984 में जब बेसिकली इंदिरा गांधी की मौत हो जाती तो 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए तुरंत संशोधन किया और ये जो जुडिशरी का जो फैसला आया था इसको समाप्त करके ये बात बोल दी गई कि जो गुजारा भत्ता है नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि कांग्रेस तो फुल तरीके से किसके सपोर्ट में चली जाती कि यूसीसी को नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है उसके अंदर साफ साफ ये बात दिखती है, वो साफ साफ ये बात बोलते हैं कि हम आने वाले समय में यूसीसी को लागू कर देंगे। और ऐसा हुआ भी है, अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसके द्वारा यूसीसी लागू कर दिया गया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है। जो बेसिकली हमने बताया ना कि भाई कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है डीपीएसपी, तो हमारा पार्लियामेंट भी प्रोवाइड कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रोवाइड कर सकता है, लोकल अथॉरिटी भी। लोकल अथॉरिटी तो खैर क्या प्रोवाइड करेगी, जो स्टेट लेजिस्लेचर है। तो यहाँ की जो उत्तराखंड की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने तो यूसीसी लागू कर दिया। अब बात ये तो उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में तो लागू हो गया, लेकिन यदि बात की जाए तो पूरे देश भर के अंदर, पूरे देश भर के अंदर कब लागू होगा, जब यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा यूसीसी को लागू कर दिया जाए। बीजेपी की यदि सरकार रही तो आने वाले समय के अंदर आप लोग देखेंगे कि यूसीसी लागू हो गया। अब देखो दोस्तों, यदि यूसीसी को लागू कर दिया गया तो इससे दिक्कत भी तो होगी भाई। जो बेसिकली इससे समस्या क्या होगी, सिर्फ पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखना चाहिए हमको। इसकी सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो दोस्तों समस्या ये होने वाली है कि बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है कि मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ उसको समाप्त किया जाना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत के अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि बात करोगे तो बहुत सारी जनजातियां हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी जनजातियां हैं। मेघालय के अंदर तो एक ऐसी जनजाति है, यहाँ पर देखिएगा, मेघालय के अंदर तो एक ऐसी जनजाति है। बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तो है एक महिला और ये है एक पुरुष। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो क्या होता है कि महिला इस पुरुष के घर पर जाकर रहती है, लेकिन मेघालय की एक ऐसी जाति है कि ये महिला तो अपने घर पर रहेगी लाइफ टाइम और पुरुष इसके घर पर आएगा। तो यानी कि एक तरीके से घर जावा ही रहेगा यहाँ पर। तो इनका तो अलग ही कानून है। यदि यूसीसी लागू कर दिया गया तो इनको कहाँ रखा जाएगा, तो इनकी जो जनजाति उसके ऊपर एक तरीके से जो विवाह का मुकदमा है तो अलग तरीके इनके ऊपर थोपा जाएगा। तो यूसीसी यदि लागू किया जाएगा तो बहुत सारी विविधताएं पाई जाती, जैसा उनका जो पर्सनल लॉ उसके हिसाब से चलने दिया जाए। इन जनजातीय जो लोग हैं इनका जो सभ्यता है वो बेसिकली उसके हिसाब से इनको चलने देना चाहिए। इनके ऊपर ये चीज़ क्यों थोपी जाए, ये लोग खुश है अपने अंदर तो इनके ऊपर ये चीज़ रहनी चाहिए। यहाँ पर क्या बात बोला जाता है विपक्ष के द्वारा कि भारत एक तो विविधता भरा देश है, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। और दूसरी बात क्या आ जाती है दोस्तों कि जो हमारे कानून है ना, कानून जो नियम कानून है, जो हमारा संविधान है ना, ये लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि लोग बनाए गए हैं कि कानून फॉलो करें। तो ये जो बेसिकली नियम कानून है किस लिए बनाए जाते हैं, लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, ना कि लोग कानून को फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अनुच्छेद संख्या 44 जो है ये समान नागरिक संहिता की बात करता है कि जो सिविल मामले होते हैं उनके लिए पूरे देश भर में एक जैसा कानून होना चाहिए। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात करती थी, जो संविधान सभा में 2 महिलाएं हुआ करती थी, एक तो राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, और एक दूसरी हुआ करती थी हंसा मेहता। इन दोनों महिलाओं का नाम याद रखना, यूसीसी की बहुत बड़ी समर्थक हुआ करती थी संविधान सभा में। देखो दोस्तों, यूसीसी आपको जो सिविल मामलों में पूरे देश भर में एक जैसा कानून होना चाहिए इसके बारे में बताया, ठीक है। साहबानो मामले के अंदर साफ साफ हो जाता है कि जो कांग्रेस है वो इसका विरोध करती है, बीजेपी इसका अभी तक तो एक तरीके से अभी तक जो साहबानो मामले के अंदर देखा जाए तो बीजेपी का स्टैंड ये है कि यूसीसी को हम लागू करने वाले हैं। यदि यूसीसी को लागू किया जाता है तो इससे फायदा ये होगा कि पूरे देश भर के अंदर जो सिविल मामले उसके अंदर एक जैसा कानून हो जाएगा। जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, तलाक को लेकर के गुजारा भत्ता वगैरह नहीं मिलता है, वो मिलने लगेगा। इसकी खामियां ये होगी यूसीसी की कि ये विविधता भरे देश के अंदर एक तरीके से बड़ी समस्या की बात हो सकती है। कुछ जनजाति अपने हिसाब से रहती है, हर समुदाय का अपना एक कानून होता है। कानून जो है ये लोगों के लिए बनाया जाता है, ना कि लोग जो है वो कानून को फॉलो करने के लिए होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 45 के बारे में। देखो दोस्तों, अभी तक का जो भी समझाया है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 45 के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 45 जो है वो साफ साफ बोल देता है हमें देश का विकास करना है। हमें देश का विकास करना है तो उसके लिए शिक्षा अति आवश्यक है। क्या है? शिक्षा अति आवश्यक है। तो शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड किया जाना चाहिए।
क्या है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। अनुच्छेद संख्या 45 यही बात बोलता है कि भारत के हर व्यक्ति को शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। यदि उस वक्त बेसिकली दोस्तों फंडामेंटल राइट में इसको रख दिया जाता तो गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करनी पड़ती, शिक्षा, और शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए टीचर की नियुक्ति करनी पड़ती, गवर्नमेंट संस्थाएं खोलनी पड़ती, गवर्नमेंट स्कूल खोलनी पड़ती। और उस वक्त हमारा जो स्टेट था, हमारा जो राज्य था, वो इतना मजबूत था नहीं कि हर व्यक्ति को रोजगार दे, बेसिकली हर व्यक्ति को शिक्षा प्रोवाइड करे, क्योंकि शिक्षा प्रोवाइड करने में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ता है, टीचरों को सैलरी देनी पड़ती है। तो देखो दोस्तों, उस वक्त तो शिक्षा का अधिकार किस में रख दिया गया था, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो डीपीएसपी में था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब जैसे जैसे हमारी सरकार मजबूत होती जाती है तो 2002 के अंदर भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन होता है, 86th अमेंडमेंट होता है, जिसके माध्यम से ये जो अनुच्छेद संख्या 45 में शिक्षा का अधिकार था, इसको डीपीएसपी से कहां पे लेके चल गया, फंडामेंटल राइट में। जो हमारा अनुच्छेद संख्या 21 जो है वो बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, लेकिन उसी में एक क्लोज जोड़ा गया कि भाई आप लोग राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार आपने बना दिया अनुच्छेद संख्या 21 में, लेकिन जीवन बेहतर कब होगा, जब व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी। तो दोस्तों 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का ए बनाया जाता है और उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया जाता है। अनुच्छेद संख्या 45 ने किसकी बात की, शिक्षा के अधिकार की बात की, एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की। ऐसे ही अनुच्छेद संख्या 46 जो है, आर्टिकल नंबर 46 बोलता है कि जो SC ST है, जो हमारी शेड्यूल ट्राइब्स है और शेड्यूल कास्ट है, इनको शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, इनकी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए राज्य कुछ विशेष प्रयास करे। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा समाज 1950 का समाज देखो, क्योंकि संविधान आज का संविधान नहीं है, 1950 में लागू किया हुआ संविधान है। तो 1950 में क्या है कि जो SC ST के जो लोग थे इनको एलियन के रूप में माना जाता था, ये दूसरी दुनिया के लोग माना जाता था। तो SC ST के जो लोग हैं वो तो एक तरीके से पिछड़े हुए थे। तो उस वक्त हमारे राज्य से ये एक्सपेक्ट किया गया कि ये जो है SC ST को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए कुछ विशेष तरीके से काम करें। अब इसी को देख करके दोस्तों ये अनुच्छेद संख्या 46 तो क्लियर हो गया कि SC ST की शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात की गई है। इसी को प्रभावी बनाने के लिए हमारी उस वक्त की जो मद्रास सरकार थी, उन्होंने क्या किया दोस्तों कि जो गवर्नमेंट स्कूल थी, जो गवर्नमेंट के ऐसी, गवर्नमेंट स्कूल का मतलब होता है, गवर्नमेंट संस्था का मतलब ऐसा वो होता है कि कोई भी ऐसी शिक्षण संस्था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हो, उसे बोला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा संचालित संस्था। तो उस वक्त की जो सरकार थी, मद्रास सरकार, उन्होंने क्या किया कि कुछ सीटें रिजर्व कर दी। SC ST के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी। तो इसी को लेकर के दोस्तों जब SC ST की जब कोई सीटें रिजर्व कर दी गई तो इसी को लेकर के चंपकम दोहराई रंजनवाद आता है। चंपकम दोहराई रंजनवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपकम दोहराई रंजनवाद में क्या होता है, यहां पर यह बात बोली जाती है कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा SC ST के लिए कुछ विशेष सीटें रोक दी गई। तो इसका मतलब क्या है, जो ब्राह्मण के बच्चे वो तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मान के चलो कोई संस्था के अंदर 100 सीट है और 100 सीट में से यदि 40 सीट यदि SC ST के लिए रख दी गई तो जो ब्राह्मण के जो बच्चे हैं, राजपूत के जो बच्चे हैं, जो बेसिकली जाट है, जो अलग अलग कास्ट के, उनके लिए तो सिर्फ 60 सीटें ही हो गई। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन्होंने बोला बेसिकली कि जो अनुच्छेद संख्या 29 है, देखो दोस्तों कई चीजें क्या है कि जो विवाद होता है तो उसके अंदर 2-3 आर्टिकल हम लोगों को देखना होता है। अनुच्छेद संख्या 29 ये बात बोलता है कि कोई भी ऐसी शिक्षण संस्थान जो कि गवर्नमेंट के पैसों के द्वारा फंडेड हो, तो वहां पर जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है जो अपर कास्ट है उनके द्वारा। अपर कास्ट के लिए तो SC ST को कुछ सीटें फिक्स रिजर्व कर दी। तो यहाँ पर चंपकम दोहराई रंजनवाद में बेसिकली कोर्ट का फैसला क्या आता है, यदि कोई भी सरकार यहाँ पर देखो दोस्तों SC ST के लिए प्रयास करेगी, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो सबसे बड़े होंगे, DPSP छोटे होंगे। चंपकम दोहराई रंजनवाद में क्या कहा जाता है कि भाई जो स्टेट है उसको काम करना चाहिए, SC ST को बेसिकली शिक्षा देने के लिए कुछ काम करना चाहिए, लेकिन काम क्या करे, यदि वो ऐसा ही कुछ ज़्यादा सोचती है, कोई अलग संस्था बना दे SC ST को पढ़ाने वाले पढ़ने के लिए बेसिकली, लेकिन जो संस्था चल रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल होगी, तो उसके अंदर फिक्स सीट रिजर्व नहीं करेगी SC ST के लिए, क्योंकि ये जो मूल अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उनके विरोध में चला जाता है। अनुच्छेद संख्या 29 के विरोध में चला जाता है।
दोबारा देख लो एक बार इस चीज को। देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 29 ये बात बोलता है कि कोई भी ऐसी शिक्षण संस्थान, कोई भी ऐसा एजुकेशनल सेंटर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हो, क्या गवर्नमेंट के पैसों से चलता हो, तो वहां पर जाति के आधार पर, वहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद संख्या 46 क्या बात बोलता है कि स्टेट जो है उसको SC/ST की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मद्रास सरकार ने क्या कहा कि हम लोग अनुच्छेद संख्या 46 को लागू करने के लिए यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है उसके अंदर SC/ST को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनकी सीटें फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में आ जाता है चंपकम दोराई रंजन। चंपकम दोराई रंजन के द्वारा बोला जाता है कि गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जाति के आधार पर यहाँ पर SC/ST की सीटें फिक्स रिजर्व क्यों की जा रही है। तो इसी को लेकर के जब विवाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर होता क्या है कि भाई SC/ST का आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट है, इसका विरोध हो रहा है। तो फंडामेंटल राइट बड़े हैं, DPSP छोटे हैं। तो यहाँ पर ये बात बोली जाती है कि आपको यदि DPSP लागू करना है तो अलग से संस्था बना दो ना SC/ST के पढ़ाई करने के लिए। तो अनुच्छेद संख्या 46 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद संख्या 47 के बारे में। आर्टिकल नंबर 47 जो है हमारा संविधान का, अनुच्छेद संख्या 47 जो है ये बेसिकली बात करता है मदिरा पान जो होता है, जो नशे की चीजें होती है, जो ड्रग्स की चीजें होती है, उनको समाप्त करने की बात करता है, यानी कि शराबबंदी की बात करता है। क्या है, शराब को बंद कर दिया जाए, जो ड्रग्स की चीजें होती है उनको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों शराब जो है ना, इसकी वजह से उस वक्त भी यदि देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा शराब लागू की गई थी। कारण क्या है, शराब जो है ये बेसिकली अंग्रेजों ने कैसे शुरुआत की भारत में। शुरुआत में तो अंग्रेज जो है ये फ्री में बांटते थे। फ्री में जब किसी भी चीज़ को यदि कोई देगा तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। हमेशा देख लेना, कोई भी व्यक्ति आपको यदि कोई चीज़ दे रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ बना हुआ है। तो शराब किसके द्वारा लेके गई थी भारत में? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने पहले तो इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया और तब जाकर के लोगों को लग गई लत। और जब शराब की लत लगती है तो लोगों ने जुआ खेलना स्टार्ट किया। जुआ खेला, महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, उनकी जमीन जायदाद बिक जाती थी, सब तरीके से बर्बाद हो जाते थे। तो ये जो शराबबंदी का जो आइडिया था, ये किसका आइडिया था? गांधी जी का। और गांधी जी ये बात बोलते थे कि हम महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे, हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते हैं जैसे कि बॉलीवुड के जो गंजेड़ी होते हैं वो ड्रग्स लेते, भारत का हर व्यक्ति ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाए। तो ड्रग्स को समाप्त किया जाना चाहिए। हर राज्य का ये दायित्व बनता है कि उनको शराब बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 47 क्या बात बोलता है? शराबबंदी की बात करता है, ड्रग्स को बंद करने की बात करता है। तो शराबबंदी जो है इसको बिहार में लागू कर दिया गया दोस्तों। नीतीश कुमार जो है, यहाँ बिहार के जो नीतीश कुमार जो CM हुआ करते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया कि शराबबंदी कर दी। शराबबंदी किस लिए की? गांधी जी से प्रभावित होकर के, ताकि वहाँ के युवा बर्बाद ना हो। अब ये बात अलग है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी पूरी की पूरी, लेकिन अब वहाँ पर वो बेसिकली तस्करी होती है, यूपी से यहाँ पर आती है, मध्य प्रदेश से जाती है, झारखंड से तस्करी होकर के जाती है। तो बेसिकली शराबबंदी की बात करता है अनुच्छेद संख्या 47 और ड्रग्स की बात बंद करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला क्या गया है कि शराब तब यदि मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज की जाए। ड्रग्स वगैरह आप लोग जानते हैं ना कि ये जो निकोटीन वगैरह होता है, ये जो बेसिकली कुछ चीज़ें होती है, कैफीन होता है, तो ये बेसिकली आर्मी वाले लोगों को भी दिया जाता है। यदि मेडिसिनल पर्पज से यदि यूज किया जाए तो सही है। तो अनुच्छेद संख्या 47 ये बात बोलता है, एक्सेप्शन बता देता है कि मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज की जा सकती है शराब और ड्रग्स। अब हम लोग वो देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 47 तक देख लिए। हम लोग अब आर्टिकल नंबर 48 के बारे में देखेंगे। देखो आर्टिकल नंबर 48 जो है, अनुच्छेद संख्या 48 ये बात बोलता है कि कृषि यानी कि खेती और पशुपालन, जो पशुपालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, और एग्रीकल्चर का जो काम है, इसके अंदर मॉडर्न तकनीक अपनाई जानी चाहिए। क्योंकि ये जो खेती है जो ये बेसिकली भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यदि कृषि प्रधान देश के अंदर आधुनिक तरीके से खेती की जाएगी तो पूरा भारत एक तरीके से एक ज़्यादा विकास करने लग जाएगा। जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अंदर जो पशुपालन के जो टूल होते हैं, नए नए औजार हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। खेती को आधुनिक किया जाने के लिए बेसिकली HYV सीड, हाइब्रिड सीड का उपयोग किया जाना चाहिए। जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। ड्रिप सिस्टम जो होता है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात बोलता है अनुच्छेद संख्या 48।
या राज्य को ये बात बोलता है कि आपको मॉडर्न खेती के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको मॉडर्न पशुपालन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो राज्य क्या करती है, खेती को बढ़िया बनाने के लिए बेसिकली सब्सिडी प्रोवाइड करती है, खेती को बढ़िया बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इससे होता क्या, जब लोगों के पास में लोन आएगा, जब पैसा मिलेगा, वो कर्जा लेकर के क्या करेंगे, कर्जा बेसिकली अच्छे तरीके के लिए भी तो यूज किया जा सकता है। जो उनके पास में पैसा आएगा तो उससे वो क्या करेंगे, खेती में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मॉडर्न तरीके की यदि खेती करनी है तो उसके अंदर क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, भारी भरकम पैसा चाहिए। तो ये जो गरीब लोग हैं इनके पास में पैसा कहाँ से आएगा, लोन से इनके पास में पैसा आएगा, जिससे कि नए आधुनिक तरीके से खेती हो पाएगी और आधुनिक तरीके से पशुपालन हो पाएगा। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 48 तो ये बात कर चुका है, लेकिन इसी में क्लोज आता है 48 का ए। अनुच्छेद संख्या 48 का ए जो है वो बोलता है कि राज्य जो है उसको ध्यान देना चाहिए कि ये जो दुष्ट लोग जो खेती करते हैं, ये जो दुष्ट लोग जो पशुपालन करते हैं, कहीं खेती करते करते जो अपनी जो ज़मीन है उसको छोड़ करके जो बगल में जो वन जो है, जंगल उगे हुए हैं, उनको काट करके अपनी खेत की ज़मीन के लिए यूज तो नहीं करने लग जाए। तो ये अनुच्छेद संख्या 48 ए ये बात बोलता है कि बेसिकली हम लोगों को वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है और बेसिकली एनवायरनमेंट जो है उसका प्रोटेक्शन करने पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे जल जंगल जमीन जो है, हमारा जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए काम करना चाहिए, और जो वन्य जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं उनको बचाने के ऊपर काम करना चाहिए। जो बेसिकली जो खतरनाक जानवर होते हैं वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं, जैसे कि शेर वगैरह जो हाईफाई जो जानवर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर। तो अनुच्छेद संख्या 48 ए के तहत में भारत के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है वो किससे प्रेरित होकर बनाई जाती है, अनुच्छेद संख्या 48 के ए से। देखो अनुच्छेद संख्या 48 तो ये बात बोलता है कि राज्य को देश में मॉडर्न खेती के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मॉडर्न तरीके से एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 48 का ए क्या बोलता है कि राज्य को वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। ऐसे हम लोग दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 49 के बारे में, आर्टिकल नंबर 49 के बारे में। आर्टिकल नंबर 49 क्या बात बोलता है कि राज्य को जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, जैसे कि आगरा का ताजमहल है, जो बेसिकली मुगलों के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है, कुतुब मीनार है, जो अलग अलग जगह पर जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, ऐतिहासिक धरोहर है, उनका रख रखाव अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसको बेसिकली क्या बोला गया था, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, राज्य के ऊपर जैसे जैसे पैसा आएगा तो खर्च कर सकती है उनके ऊपर, क्योंकि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के ऊपर क्या होता है, जो पुरानी इमारतें होती है, जो पुरानी चीज़ें होती है, तो उनके रिपेयरिंग वगैरह के अंदर उनके उस वक्त पैसे की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे राज्य मजबूत होता जाए तो ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा करे, इसका दायित्व किसका है, स्टेट का। अनुच्छेद संख्या 49 यही बात बोलता है कि राज्य जो है ऐतिहासिक की धरोहर की सुरक्षा करने पर काम ध्यान दे। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 50 और 51 आ जाता है। 51 जो है वो ये बात बोलता है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाई रखनी चाहिए, यानी कि कभी भी दूसरे देश से तीसरे देश से युद्ध नहीं करना चाहिए। जो हमारी जो सरकार है उसको दूसरे तीसरे देशों से युद्ध नहीं करना चाहिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एलटीबीटी जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, एनपीटी है, उनके ऊपर साइन नहीं करते। एलटीबीटी और एनपीटी को नहीं मानते, क्यों, क्योंकि ये भेदभावकारी नीति है। ये राज्य को गाइडलाइन देता है अनुच्छेद संख्या 51 कि आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाई रखनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि को फॉलो करना चाहिए। लेकिन दो संधियां जैसे कि एलटीबीटी है, एनपीटी है, इनको हम लोग फॉलो नहीं करते। एलटीबीटी क्या है और एनपीटी क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार अनुच्छेद संख्या 50 को देख लो। अनुच्छेद संख्या 50 ये बात बोलता है कि राज्य को एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो न्यायालय है और कार्यपालिका है, इनको सेपरेट कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 50 यानी कि 50 मतलब एक तरीके से बराबर हो गया 50-50 का मतलब क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बराबर कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 51 मतलब कि एक तरीके से अपने लिए शुभ संकेत होता है। तो शुभ संकेत कब आएगा, शुभ बात यही है कि शांति बनी रहे। अनुच्छेद संख्या 51 क्या बात बोलता है कि शांति बनी रहनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करो, अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है उनको फॉलो करो। अनुच्छेद संख्या 48 जो है दोस्तों, मॉडर्न खेती, मॉडर्न तरीके से पशुपालन के ऊपर ध्यान देने की बात करता है। 48 का ए जो है वो बेसिकली किसकी बात करता है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको स्थापित किया जाना चाहिए, जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनको बचाना चाहिए, और जो पर्यावरण है उसको बचाने के ऊपर राज्य को ध्यान देना चाहिए।
ऐसे ही हो जाता है। अनुच्छेद संख्या 49 वो क्या है, ऐतिहासिक जो धरोहर है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, उनका रख रखाव करना चाहिए। हम लोगों ने आपको पूरा का पूरा डीपीएसपी करवा दिया है एक ही क्लास के अंदर। इसमें हमने क्या देखा कि डीपीएसपी होते क्या है, डीपीएसपी वो अधिकार होते हैं, ये बेसिकली मूल अधिकार में हुआ करते थे। जेबी कृपलानी के अध्यक्षता के अंदर जो एक उप समिति का निर्माण किया गया था, उनके द्वारा एक मूल अधिकार का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया। ये मूल अधिकार इतने ज्यादा थे कि गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड ही नहीं कर सकती थी उस वक्त। कारण क्या था भाई, एक तो पैसे की आवश्यकता थी, उस वक्त हमारा राज्य गरीब हुआ करता था, और दूसरी बात उस वक्त हमारे यहाँ पर भी तो बैकवर्ड हुआ करते थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो वो यूसीसी जैसी चीज़ों को कैसे मानने वाले थे। तो उस वक्त बेसिकली मूल अधिकारों को बेसिकली BN राव की बात मान करके दो भागों में बांट दिया गया, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 में उन चीज़ों को रख दिया गया जो कि गवर्नमेंट राज्य जैसे मजबूत होता जाएगा तो उनको फंडामेंटल राइट में लेके आ जाएगा। पार्ट 3 में वो अधिकार रखे गए जो कि तात्कालिक रूप से उन लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए। ये जो डीपीएसपी है, इनको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं कि भाई राज्य जैसे जैसे मजबूत होगा तो इन चीज़ों को देख करके कदम उठाएगा, इन चीज़ों को बेसिकली फंडामेंटल राइट बनाने के ऊपर ध्यान देगा। ठीक है दोस्तों, डीपीएसपी जो है ये बेसिकली अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक है। हम लोगों ने डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए, और आयरलैंड ने कहाँ से लिए, स्पेन से लिए हैं डीपीएसपी। अनुच्छेद संख्या 36 किसकी बात करता है, अनुच्छेद संख्या 36 जो है ये बेसिकली राज्य की परिभाषा बताता है कि स्टेट क्या होगा। स्टेट में हमने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, जो लोकल अथॉरिटी जब वो किसके अंदर आ जाती है, स्टेट के अंदर आ जाती है। अनुच्छेद संख्या 37 जो है वो बेसिकली बोलता है कि ये जो डीपीएसपी है ये वाद विवाद योग्य नहीं होंगे, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं जा सकता है, जुडिशरी के पास में नहीं जा सकता है। जैसे जैसे हमारा राज्य मजबूत होगा वैसे वैसे ये बेसिकली डीपीएसपी प्रोवाइड करता जाएगा। अनुच्छेद संख्या 48 क्या है, लोक कल्याण की बात करेगा, पब्लिक वेलफेयर की बात करेगा, लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाना चाहिए, लोगों को शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए, स्वास्थ्य प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 39 में बताया कि राज्य जो है वो बेसिकली अर्थव्यवस्था का इस हिसाब से संचालन करे कि हर व्यक्ति को उसको लाभ मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गरीब भूखा मर जाए और किसी व्यक्ति के पास में इतना पैसा हो कि वो चांद की यात्रा करने लगे। अनुच्छेद संख्या 39 के ए में क्या है, न्याय की समानता। अनुच्छेद संख्या 39 में जो है वो तो बेसिकली आर्थिक समानता की बात करता है। 39 का ए जो है वो न्यायिक समानता की बात करता है। अनुच्छेद संख्या 40 जो है वो ग्राम पंचायत की बात करता है। गांधी जी के आइडियाज से इंस्पिरेशन ली गई थी इसमें। अंबेडकर जी और गांधी जी इसके ऊपर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। बात ये थी कि 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को इस राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया जाता है। आर्टिकल नंबर 41 जो था दोस्तों ये बेसिकली पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। बुढ़ापा पेंशन हो गया, विकलांग को पेंशन देना हो गया और अलग अलग चीज़ों के बेसिकली कुछ मदद दे दी, कुछ गिफ्ट के रूप में दे तो अनुच्छेद संख्या 41। अनुच्छेद संख्या 43 जो है ये बेसिकली जो वर्कर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर जो वर्कर्स है, श्रमिक है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेसिकली कुछ दशाओं का निर्माण करे, कुछ कंडीशंस का निर्माण करे। ऐसे 43 का ए आ जाता है, किसी भी इंडस्ट्री को मैनेजमेंट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाए तो उसमें वर्कर का मैनेजमेंट होना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 44 क्या था, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सिविल के जो भी मैटर होंगे इसमें क्या होना चाहिए कि एक देश में एक जैसे कानून होना चाहिए, विवाह एक तरीके से होना चाहिए, तलाक एक तरीके से कानून होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली यूसीसी के अंदर बीजेपी यूसीसी का सपोर्ट करती है और ये जो बेसिकली कांग्रेस है उसके द्वारा विरोध किया जाता है। ये हम लोगों ने साफ साफ शाहबानो केस के अंदर देख लिया था। इसकी समस्या ये होगी कि भारत के अंदर जो अलग अलग जनजातियां उनको बेसिकली अपने तरीके से चलने देना चाहिए। ऐसी अनुच्छेद संख्या 45 आया था, वो शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंदर 21 के ए में जोड़ दिया गया, फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया। अब पूरे भारत के अंदर 6 साल से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी ही करनी होगी। ऐसे ही होता है दोस्तों। अनुच्छेद संख्या 46 में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो SC ST के एजुकेशन के लिए बेसिकली कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, जिसमें हम लोगों ने देखा चंपकम दोहराई रंजनवाद देखा था। ऐसी अनुच्छेद संख्या 47 आता है। अनुच्छेद संख्या 47 जो था वो बेसिकली किसके बारे में बात करेगा, अनुच्छेद संख्या 47 जो है वो बेसिकली शराबबंदी की बात करता है, ड्रग्स को बंद करने की बात करता है। अनुच्छेद संख्या 48 जो है वो खेती पशुपालन जो है, खेती को पशुपालन को मॉडर्न तरीके से किया जाना चाहिए। 48 का ए जो है वो बेसिकली किसकी बात करता है
कि भाई जो वाइल्ड लाइफ जो है, पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए राज्य को काम करना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 49 जो है वो बेसिकली इसके बारे में बात करता है कि ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा करनी चाहिए स्टेट को। अनुच्छेद संख्या 50 में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया जाना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधि को फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने आपके सामने बोल के बताया ना, ऐसे रिवाइज करो बार बार। जब किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लिया तो उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। जैसे हम लोग यहाँ पर एक तरीके से बिना शर्म के किसी भी तरीके से हम आपको जो चीज़ जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पढ़ते वक्त बिल्कुल इसके ऊपर कॉन्शियसनेस कर लीजिएगा। जो क्लास है इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अब हम लोग पार्ट 4A जो है उसके अंदर मिलने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। फिर उसके बाद में हम लोग भाग संख्या 5 में इंटर कर जाएंगे। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।